हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से फर्स्ट हम समझेंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है इसके बारे में, और सेकेंड समझेंगे कि अनादर्श विलयन क्या होता है इसके बारे में। इन दोनों टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीके से और डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा कि आपको कहीं से भी डाउट नहीं रहेंगी। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर जुड़ें, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इस बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का है, जिसमें लिखा गया है कि वे विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी मेरे पास विलयन इस प्रकार का होना चाहिए, चाहे इस विलयन को हम ताप कितना भी दे दें, चाहे इस विलयन की सांद्रता हम कितना भी ले लें, अगर यह प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है तो उस कंडीशन में इस विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे तो एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। तो आखिर ये राउल्ट का नियम होता क्या है, आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक कई बार पूछा गया है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं और साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। ठीक है, आपको बता दूं कि राउल्ट ने मुख्य रूप से 2 नियम दिए थे, और दोनों नियम को हमने एक वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, तो अब चलो हम लोग समझते हैं आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। आपको बता दूं कि बेंजीन और टॉलुइन दोनों को आपस में मिला करके नया हम विलयन तैयार करते हैं, तो वो विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है, और यही कारण है कि यह आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। सेम इसी प्रकार से एन हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, जब दोनों को मिला करके नया विलयन हम तैयार करते हैं तो यह विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन करता है, और यही कारण है कि यह आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड है और एथिल आयोडाइड, जब दोनों को आपस में मिला करके नया विलयन हम तैयार करते हैं तो यह विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन करता है, और यही कारण है कि आदर्श विलयन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है कि आदर्श विलयन क्या है, तो आप सीधा सीधा डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल आप ज़रूर लिख देंगे। ओके, तो अब समझिए आदर्श विलयन के लक्षण क्या होते हैं इस बारे में। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है आदर्श विलयन के लक्षण या गुण क्या होते हैं इस बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसा कि हम शुरुआत से ही आपको बताते आ रहे हैं कि ये जो आदर्श विलयन है राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो आप फर्स्ट लक्षण आप यही लिखेंगे कि यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ओके, अब समझिए दूसरा लक्षण, जिसे मैंने लिखा हुआ है कि डेल्टा एच मिश्रण हमेशा 0 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको बता दूं कि जब तक आप इस चित्र को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपको इसके बारे में ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। यहाँ पे एच का मतलब होता है हीट यानी कि ऊष्मा, या डेल्टा एच का मतलब होता है कि ऊष्मा में परिवर्तन 0 के बराबर होता है। किसका, मिश्रण का। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, जब दोनों को हम आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद जो नया विलयन तैयार किए या नया मिश्रण तैयार किए, इस मिश्रण को बनने के लिए न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यही कारण है कि यहाँ पे डेल्टा एच मिश्रण 0 के बराबर दिखाया गया है, यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण। ओके, अब समझिए नेक्स्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा गया है कि डेल्टा भी मिश्रण हमेशा 0 के बराबर होता है। यहाँ भी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, यानी आयतन में जो परिवर्तन होता है किसके आयतन में, मिश्रण का, वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि हमारे पास पदार्थ ए है 3 लीटर, ध्यान से समझिएगा, हमने पदार्थ ए 3 लीटर लिया है और पदार्थ बी 5 लीटर।
अब जब दोनों को हम आपस में मिला के तैयार करेंगे तो उस कंडीशन में ये विलयन जो है हमें 8 लीटर प्राप्त होना चाहिए। तो आदर्श विलयन में ऐसा ही होता है कि 8 लीटर ही आपको प्राप्त होंगे, यानी जितना जितना आप शुरुआत में लेंगे और दोनों को मिलाएंगे उतना ही आयतन आपको लास्ट में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे न तो आयतन घटा और ना ही बढ़ा। ऐसा नहीं है कि 3 और 5 लीटर को जब आपस में मिलाएं तो 7 लीटर ही बचा, ऐसा नहीं। यानी कि जितना हमने डाला है उसका आयतन उतना ही रहेगा, न तो यहाँ पे आयतन बढ़ा और ना ही घटा। तो यही कारण है कि यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा भी मिश्रण हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट गुण जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने लिखा हुआ है कि A और A जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है हमेशा बराबर होता है B पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल के। और ये जो है दोनों किसके बराबर होते हैं? तो जब दोनों A और B को आपस में हम मिला देते हैं तो उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उनके बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमारे पास कोई पदार्थ A है तो पदार्थ A के अंदर बहुत सारे अणु होंगे, तो उन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है B के अणुओं के बीच के आकर्षण बल के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जो B पदार्थ है इसके भी बहुत सारे अणु होंगे तो इनके अणुओं के बीच भी आकर्षण बल लगता है। तो इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है इनके अणुओं के बीच के यानी A के अणुओं के बीच के आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, अब जब दोनों को आपस में हम मिला देंगे और नया विलयन तैयार होगा, इनके अणुओं के बीच के जो आकर्षण बल है मिलने के बाद वो भी बराबर होते हैं A के और B के अणुओं के बीच के आकर्षण बल के, यानी तीनों के अणु के बीच आकर्षण बल समान होते हैं, यही कहने का अर्थ है यहाँ पे। ओके, अब समझिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हमने लिखा हुआ है कि डेल्टा S मिश्रण अधिक होती है 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाता है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई? तो ध्यान से समझिएगा, जब तक एक एग्जाम्पल आप नहीं समझेंगे जो मैं बताने वाला हूँ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि अगर एक ही स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और वहाँ का यूनिफॉर्म सबका सेम है तो उस कंडीशन में सारे बच्चे एक तरह के लगेंगे नहीं? बिल्कुल लगेंगे। जब प्रेयर के समय सब खड़े होंगे प्रेयर करने के लिए तो उस कंडीशन में सभी बच्चे एक जैसे दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम अदर बच्चों को, अदर स्कूल के स्टूडेंट को अगर उसमें ला कर खड़ा कर देते हैं तो उसका जो एंट्रोपी है बिगड़ जाता है। एंट्रोपी का मतलब जो व्यवस्था है बिगड़ जाता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे एंट्रोपी का मतलब होता है कि इस विलयन की जो व्यवस्था है ना वो बिगड़ता नहीं है, व्यवस्था व्यवस्थित होती है। कहने का मतलब है एंट्रोपी का मतलब होता है कि व्यवस्थित रहना ना, यानी जो आदर्श विलयन है इसके जो अणु हैं वो व्यवस्थित रूप में रहते हैं, यानी डेल्टा S मिश्रण अधिक होती है, यानी कि हमेशा व्यवस्था में रहते हैं। कौन? आदर्श विलयन के अणु व्यवस्थित रहते हैं। ओके, अब समझिए नेक्स्ट लक्षण जिसमें हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे A व B की संरचना लगभग समान होती है। इसका मतलब जो पदार्थ A है इसकी संरचना और पदार्थ B इसकी संरचना, दोनों की संरचना लगभग समान होता है, बराबर होता है। जब दोनों बराबर है इसका मतलब विलयन जो है उसमें भी काफ़ी अंतर नहीं आएगा, यानी आदर्श विलयन में A और B जो है दोनों के अणु समान समान दिखाई देते हैं लगभग। ओके, अब समझिए अगला लक्षण जिसमें लिखा हुआ है कि A और B के अणुओं का आकार लगभग समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो A है इसके अणु का आकार और B इसके अणु का आकार, दोनों का आकार लगभग समान होता है। ठीक है, तो अगर आपकी एग्जाम पूछता है कि आदर्श विलयन क्या है तो सीधा आप डेफिनेशन लिख देंगे इसका कि ऐसा विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करे उसको हम बोलेंगे आदर्श विलयन। एग्जाम्पल लिखेंगे, साथ ही साथ आप इस लक्षण को ज़रूर लिख देंगे। ओके, तो अब समझिए अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इस बारे में ध्यान से समझिएगा। इसका जो डेफिनेशन है आदर्श विलयन के डेफिनेशन के जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यानी विलयन इस प्रकार का होना चाहिए जो राउल्ट के नियम का पालन न करे, तो उस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, अब समझो अनादर्श विलयन के लक्षण क्या क्या होते हैं इस बारे में। तो पहला लक्षण क्या होता है भाई? तो ये होता है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। कौन? अनादर्श विलयन जो होता है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो राउल्ट का नियम क्या था? तो ये था कि जो वाष्प दाब होता है
ये मोल प्रभाज के बराबर होता है या समानुपाती होता है। क्या चीज़? समानुपाती होता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें हमने दो पदार्थ लिए हैं ए और बी, तो ए का वाष्प दाब अलग होगा और बी का वाष्प दाब अलग होगा। और जो ए है ना, क्या चीज़? पदार्थ ए, इसका जो वाष्प दाब होगा ये ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और जो बी है इसका वाष्प दाब बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही था क्या चीज़? राउल्ट का नियम पहला। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ए का जो वाष्प दाब है पी फॉर प्रेशर, ये मोल प्रभाज के बराबर होना चाहिए था। अगर आदर्श विलयन होता ना तो यहाँ पे बराबर होता, लेकिन अनादर्श है तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये बराबर नहीं का चिन्ह है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बी है, ये जो है इसका वाष्प दाब ये बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होना चाहिए था, लेकिन जो अनादर्श विलयन है इसमें बराबर नहीं होगा, आप इसको काट देंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, आप सीधा लिखेंगे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ओके, अब समझिए नेक्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि डेल्टा एच जो मिश्रण होता है 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब जो हीट है ना उसका आदान प्रदान होता है विलयन बनने के लिए। यानी पदार्थ ए है, इसको जब हम बी के साथ मिलाएंगे तो उस कंडीशन में जब विलयन बनता है ना, तो विलयन को बनने के लिए वहाँ पे ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, यानी ऊष्मा में परिवर्तन होता है, और यही कारण है कि डेल्टा एच मिश्रण 0 के बराबर नहीं होता है। ओके, और ध्यान दो, इसमें लिखा है कि डेल्टा भी जो मिश्रण है ये भी 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि जो आयतन है ना मिश्रण का ये बढ़ जाता है या घट जाता है। ओके, अब जो समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और ए के बीच जो आकर्षण बल होता है ये बी और बी के अणु के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, उसी तरह से ए और बी जो है उसके आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। यानी जो हमने आदर्श विलयन के जो लक्षण लिखवाए हैं उसके जस्ट अपोजिट है अनादर्श विलयन के लक्षण। ओके, तो अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं तो अब समझिए अनादर्श विलयन के प्रकार। तो अब समझो अनादर्श विलयन के प्रकार। आपको बता दूं कि अनादर्श विलयन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन, और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन। अगर आप धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन के बारे में समझ जाएंगे तो आसानी से आप ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन के बारे में समझ जाएंगे, यानी जस्ट अपोजिट है इसके ना। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है ना वो राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए कि हमने एक विलयन को बनाने के लिए दो घटक लिए थे ए और बी। ओके, तो इसमें यही कहा गया है कि घटक ए का जो वाष्प दाब होगा या घटक बी का जो वाष्प दाब होगा अधिक होगी। किससे अधिक होगी? तो राउल्ट ने जो नियम दिया था वाष्प दाब से संबंधित, तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब है उस वाष्प दाब से अधिक होगी। किसकी वाष्प दाब होगी अधिक? तो अनादर्श विलयन में जो घटक ए और घटक बी है इसका वाष्प दाब अधिक होगी राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से। ओके, तो इसमें यही लिखा गया है जो पी ए है, पी ए का मतलब जो यहाँ पे घटक ए जो हम लिए हैं इसका जो वाष्प दाब है ये अधिक होगी। किससे? तो राउल्ट का जो नियम था उसके अनुसार जो वाष्प दाब है ये वाला उससे अधिक होगी। ठीक है, उसी तरह से बी के लिए, तो बी का जो वाष्प दाब है ये भी अधिक होगी राउल्ट जो नियम दिए थे उसके। ओके, अब समझिए सेकेंड पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है कि ए और बी के जो अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा, यानी ए और बी दोनों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा हमेशा छोटा होगा। ध्यान समझो, यानी ए और बी जब दोनों को हमने मिलाया यहाँ पे मिश्रण जो प्राप्त हुआ, तो मिश्रण के जो अणु है उसके बीच का जो आकर्षण बल है ना वो बहुत ही कम होगा। किससे कम होगा? तो इसके अणु के बीच के आकर्षण बल और इसके अणु के बीच के आकर्षण बल दोनों के अणु के आकर्षण बल से कम होता है विलयन के अणु के आकर्षण बल। तो वही इसमें लिखा गया है कि ए और बी जब दोनों को हम मिला दिए तो यहाँ पे जो विलयन बना है इसका जो आकर्षण बल होता है ये बहुत कम होता है। किससे? तो ए के जो अणु है उसके आकर्षण बल और बी के जो अणु है उसके आकर्षण बल से। ठीक है, अब समझो नेक्स्ट पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है कि पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा ये अधिक होगा। किससे अधिक होगा? तो ए का वाष्प दाब और बी के वाष्प दाब जो है इन दोनों के योगफल के से अधिक होगा ना। यानी जो पूरे विलयन का वाष्प दाब जो पी है ये हमेशा अधिक होगा। किससे अधिक होगा? तो जो यहाँ पे घटक ए है उसका वाष्प दाब और घटक बी है उसका वाष्प दाब, दोनों को तुम जोड़ दो, जोड़ोगे तो जितना वाष्प दाब जो आएगा ना उससे भी अधिक होगा।
कौन सा? धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, आप चाहो तो Pa का मान भी रख सकते हो, तो Pa का मान आप ये रख सकते हो, ये वाला यहाँ से उठा के। Pb का मान रखना है तो ये वाला उठा कर रख दो यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको बता दिया। ओके, अब ध्यान दो, इसमें लिखा हुआ है 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि डेल्टा H मिश्रण जो है हमेशा अधिक होती है 0 से, यानी ऊष्मा शोषित। डेल्टा H मिश्रण अगर बड़ा है इसका मतलब ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो धनात्मक विलयन जो बनता है उस कंडीशन में ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, और आयतन क्या होगा? तो आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन का। ठीक है, CH3COCH3 प्लस में C2H5OH, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये जो इसका विलयन बनता है ये धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन का एग्जाम्पल है। सेम उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, आप इसको बना लीजिएगा। अब समझिए ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन के बारे में। जस्ट अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है ना। इसमें पहला लिखा गया है कि प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है ये राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब है उससे कम होता है, यानी जो Pa है कम होगा किससे? राउल्ट का जो नियम है उससे कम होगा। यानी उस समय तीर हम इधर किए थे, इस बार हम इधर कर दिए। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। ओके, अब सेकेंड में लिखा है कि जो A और A है, यानी जो मिश्रण जो प्राप्त हुआ है उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा ये अधिक होती है। ये अधिक होती है किसकी तुलना में? तो जो पदार्थ A है उसके अणुओं के बीच और पदार्थ B है उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उससे अधिक होता है विलयन जो है उसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल। ओके, अब समझो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में जो पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होता है ये कम होता है। कब? जब ऋणात्मक विचलन दिखाएगा तब ना। पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जो घटक A है उसके वाष्प दाब, घटक B उसके वाष्प दाब, दोनों को जोड़ दो तो इसका वाष्प दाब अधिक हो जाएगा, लेकिन पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है ये कम हो जाएगा। अगर आपको मान रखना है तो Pa का मान यहाँ से रख दो और Pb का मान यहाँ से रख दो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो इतना या ये। अब समझो यहाँ पे जो डेल्टा S मिश्रण है, यानी कि जो मिश्रण में जो ऊष्मा है ना वो उत्सर्जित होती है। यानी ऋणात्मक विचलन जब बनता है, दिखाने वाला जो विलयन जब बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, और आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे और साथ ही साथ इसका ग्राफ इस प्रकार का है, आप बनाने सीख जाइए। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग का जो टॉपिक है आज का आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, साथ ही साथ अनादर्श विलयन के प्रकार, इसका समापन होता है। जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़े ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दूसरी बात यह है कि राउल्ट के नियम जो है उसको देखना आप भूलिएगा मत, ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।